नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है पंच परमेश्वर। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने सन 1916 में लिखी थी और ये उनके जीवन की पहली कहानी थी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने जाते तब अपना घर बार अलगू को सौंप जाते और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर बार छोड़ देते थे। उनमें ना तो खान पान का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिताजी जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी जमीन जायदाद थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके अपनी खाला की जमीन को अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार हुआ। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की सी वर्षा की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने उन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए थे। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया हो। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने में तो गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से इसकी शिकायत की। जुम्मन बेटा, अब तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खुद पका खा लूँगी। जुम्मन ने घृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ पेड़ पर लगते हैं? खाला ने नम्रता से कहा। खाला ने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा भी तो चाहिए। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़के आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोला, हाँ जरूर पंचायत करो, अगर कोई फैसला हो जाए। मुझे भी ये दिन रात की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उसे शत्रु बनाने का साहस कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर हो गया था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने अपने दुख के आंसू ना बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने की गालियां दी। कहा, कब्र में पांव लटकाए घूम रही हो, आज मरे कल मरे, पर हवस है कि मानती नहीं। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनकेसे बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तो हंसी क्यों ना आए। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको संतावना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी? अलगू चौधरी ने कहा, गांव के आदमी तो आएंगे ही। मैं अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई, अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। खाला ने कहा। अलगू बोला, यूँ आने को तो आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू ने कहा। अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे मैं बिगाड़ नहीं सकता। तो खाला पूछी, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी ना करोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी।
जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध किया हुआ था। हाँ, स्वयं भी वे अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठकर पंचायत में कोई आ जाता तो उसे दबे हुए सलाम से उसका स्वागत भी करता था। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकलवानी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी, नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। आप लोग इन्हें जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे पूरी जिंदगी रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है और ना तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कोर्ट कचहरी जा नहीं सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब दिखे तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई दिखे तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, इनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था। बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच चुनते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को उस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिखाई दिए जिनसे उनका वैर चल रहा था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे चुन ले, मुझे कोई एतराज नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहे उसे चुन लो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वे बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो जानते हो। लो, मैं उन्हीं को अपना सरपंच चुनती हूँ। जुम्मन से एक आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, तो अलगू ही सही। मेरे लिए जैसे रामधन वैसे ही अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वे खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हमसे भी जो बन पड़ा हमने तुम्हारी मदद की। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुम्हें पंचों से जो भी कुछ अर्ज करनी हो कर सकते हो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी उसकी है। अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है, अतः शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिखवा दी थी। मैंने उन्हें पूरी उम्र खाना और कपड़ा देने कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उस पर मेरा कोई बस नहीं है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वे पंचों से छुपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार का खर्च दे सकूं। इसके अलावा माहवार खर्च का कोई जिक्र भी नहीं था, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता रहता था, अतएव वे पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरा शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की तरह चोट कर रही थी। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हुए जा रहे थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी ये अलगू मेरे साथ
ये कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काय पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम कब की कसर ये निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें ये नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है खाला की जायदाद से इतना मुनाफा तो अवश्य होता होगा कि उसका माहवार खर्चा दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो उसकी ज़मीन रद्द की जाए। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दे दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस न्याय प्रियता का जी खोलकर प्रशंसा कर रहे थे। वे कहते थे इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वे कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी थी। अब वे साथ साथ बात करते नहीं दिखाई देते थे। इतनी पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वे बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आओ भगत ज्यादा करने लगा। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जिस प्रकार तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किस तरह उससे बदला लिया जाए। अच्छे कामों की सिद्धि देर में मिलती है, पर बुरे कामों की सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। जुम्मन को भी ये बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बेलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी घर ले आए थे। बेल पशही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। देव योग से जुम्मन की पंचायत के ठीक 1 महीने बाद ही उस जोड़ी का एक बेल मर गया। अब अकेला बेल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। अब अलगू ने यह सोचा कि क्यों ना इसे बेच दिया जाए। गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। इस बेल पर उनका मन आ गया था। उन्होंने सोचा ये बेल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप तो हो ही जाएगी। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बेल देखा, उसको गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया। अलगू को भी गरज थी। घाटे की परवाह नहीं की। समझू साहू ने नया बेल पाया तो लगे उसे रगेदने। वे दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बेलराम छठे छमाहे कभी बहाली में जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों दौड़े चले जाते थे। वहाँ बेलराम का रातिब था। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे को एक आदमी खरहरे करता, पोछता और सहलाता था। कहाँ वे सुख चैन, कहाँ ये 8 पहर का काम। महीने भर में ही वे पिस्सा गया। इक्के का ये जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त ना थी। एक दिन चौथी खेप में साहू ने इतना बोझा लाद दिया कि दिन भर का थका हारा जानवर पैर ना उठते थे। पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ के चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने कई कोड़े उस पर बरसा दिए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार इसकी शक्ति ने जवाब दे दिया।
वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर दोबारा ना उठ सका। साहू ने उसे बहुत पीटा, अब की बार टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, पर मृतक भी कहीं उठता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी घर कैसे पहुँचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और कोड़े लगाए और कोसने लगे, अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचेगा। इस तरह साहू जी खूब चले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये उनकी कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे, अतः उसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेटे रह गए। वहीं रत जगह करने की ठान ली, चिलम पिया, हुक्का पिया। इस तरह साहजी आधी रात तो किसी तरह नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वे जागते ही रहे, पर पो फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खा के रोने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहुआइन ने जब ये बुरी सुनावनी सुनी तो पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलछनी बेल दिया कि हमारे जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। जब अलगू ने अपने बैल के दाम मांगे तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाते हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अनाप शराब बकने लग जाते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया। इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हो। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो लो, तब दाम लेना। और अगर तुम्हारा जी ना मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्रित हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वे भी गर्म हो पड़े। नौबत मारपीट तक आ गई थी। गांव वालों ने समझाया कि इसका फैसला पंचायत में क्यों नहीं कर लेते। इस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसे पंच चुनते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी तरफ से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगे, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मारा हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वे बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारियों का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी की तरह ही होगा, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए। मुझे सत्य से तिल भर भी ना टलूंगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बेल का मूल्य देना चाहिए, परंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बेल के मर जाने से समझू को हानि हुई। उसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू अलगू को बेल का पूरा दाम दें, क्योंकि जब उन्होंने उससे बेल लिया था तो उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज इस बात की नौबत ही न आती। बेल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके
खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बेल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड देना भी चाहिए। जुम्मन बोले, ये दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, वह रियायत करें तो कर सकते हैं। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कोई ना किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया है, पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो गई। दोस्तों, इस प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।